आपकी केमिस्ट्री की किताब के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं। एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, फिर हम आपको समझाएंगे और इसी वीडियो में आपको याद भी कराएंगे। ठीक है, पेपर उठाकर सेट, कोई भी सेट देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हम क्यों आपको इसे लिखकर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है, जो प्रॉपर नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, वो कम से कम इसको देखकर, वो वीडियो को देखकर अपना फ्री में स्टडी तो कर पा रहे हैं, प्लस अपना नोट्स भी बना ले। हेलो स्टूडेंट, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं पहले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के पूरी किताब के सभी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। यहां पे मैं बता दूं 2021, 22, 23, 25, 26 में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उसको हम आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। यह भी मैं बता दूं कि पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं, PYQ को तैयार करना चाहते हैं, वो सभी इस प्रश्न को एक एक करके नोट डाउन करेंगे, समझते हुए, सीखते हुए प्लस आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं आप सभी? अगर तैयार हैं तो कॉपी पेन रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। चलिए जी, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अब बोर्ड एग्जाम 2027 में हमें 95% चाहिए ही चाहिए। इसके लिए 95% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें मेहनत भी करना पड़ेगा और हम लोग करेंगे जी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये हम आपके लिए ही लाइन लिखे हुए हैं जिससे आप समझ सके। महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी किसके लिए? तो बोर्ड एग्जाम 2027 के पेपर में यहीं से आएंगे जी। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो पहले से आपको तैयार भी होंगे या पहले आपको ये सब कराए भी गए होंगे। ठीक है ना, तो वो भी आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए, तो सभी तैयार भी होंगे जो पहले हमने करा दिया है, आशा करता हूं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है जो बार बार पूछा गया है, द्वितीयक सेल क्या है, इन्हें संचायक सेल क्यों कहा जाता है? बताइए, ये हमने पहले भी टॉपिक करा दिया है। अब द्वितीयक सेल किसे कहते हैं जी? तो ऐसा सेल जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, बार बार आवेशित कर सकते हैं, बार बार हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। तो यही बात हमने द्वितीयक सेल का हमने हेडिंग डाला है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे द्वितीयक सेल, फिर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि वह सेल जिसको बार बार क्या, रिचार्ज, बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। रिचार्ज मतलब पुनः आवेशित किया जा सकता है। रिचार्ज मतलब होता है ना, रिचार्ज अंग्रेजी शब्द है, रिचार्ज को ही हिंदी में पुनः आवेशित हम कह सकते हैं। तो ऐसा सेल जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, ठीक है, और डिस्चार्ज होने के बाद अगर वो सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज होने के बाद भी उसे फिर रासायनिक परिवर्तन उल्टी करके फिर से उसमें विद्युत ऊर्जा भर दी जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। सीधी बात कहूं ना, तो अगर इतना बड़ा सा नई परिभाषा समझ में आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं या बार बार आवेशित कर सकते हैं, तो उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है, यही आप परिभाषा जो हमने बोला वो बोल दीजिए, या वही बात यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको लेंदी करके यहाँ पे थोड़ा हमने बताया है। ठीक है, जिस तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका कॉपी भी बनेगा और अच्छे तरीके से थोड़ा एक सिस्टमेटिक लिखना भी चाहिए। तो हमने क्या लिखा है कि वह सेल जिसको बार बार क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार उन्हें पुनः आवेशित कर सकते हैं, तो उन्हीं को उसी किया जा सकता है, वही हमारा द्वितीयक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप केवल यहां से भी लेकर ना, यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे कि वह सेल जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं, तो भी 100% फुल नंबर मिलेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा हमने लाइन लिख दिया है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी यदि कोई सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद भी उसे पुनः रासायनिक परिवर्तन उल्टी करके फिर उसे हम विद्युत ऊर्जा भर दी जाती है, तो उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, बोल देंगे आप ना। जैसे एग्जाम्पल आप जाने होंगे, जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल आप देखते होंगे, मोबाइल की बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है,
50 था, 50% था, फिर आपका आ गया होगा 20%, 25% या 15%, तो डिस्चार्ज हो गया। तो फिर आप क्या करते हैं, चार्जर की सहायता से उसे फिर से हम क्या कर देते हैं जी, रिचार्ज कर देते हैं कि नहीं, उसे पुनः हम चार्ज कर देते हैं। तो वही बात है जी। तो मोबाइल की बैटरी भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इन्वर्टर की बैटरी हो जाएगा, गाड़ी की बैटरी हो जाएगा, ये सब द्वितीयक सेल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा आप समझ में आ गया होगा कि वह सेल जिसे हम बार बार चार्ज किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, और क्या होता है, मोबाइल की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गया, कार की बैटरी हो गया, कार की बैटरी, कार की भी बैटरी हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे द्वितीयक सेल हो जाएंगे। अगला आता है इसमें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कहा गया है कि इन्हें संचायक सेल क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि इन्हें संचायक सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा को संग्रह कर करके रख सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधी बात है, इन्हें संचायक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रख सकते हैं, अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संचायक सेल कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया है, बार बार उपयोग में ला सकते हैं। सही बात है कि नहीं जी, चार्जर की सहायता से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो आवेशित हो जाता है, 15% था वो 100% हो गया। अब उसको हम जब चाहे ना तब हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो मोबाइल को ऐसे ही रख देंगे तो वो ऐसे ही चार्ज पड़ा रहेगा। तो ये बातें हैं जी। तो आशा करता हूं कि ये द्वितीयक सेल आप बहुत दैनिक जीवन में बहुत इसका प्रयोग करते हैं, ये समझ गए होंगे कि ऐसा सेल जिसको हम बार बार चार्ज करते हैं उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसके लिए इतना मतलब इस टॉपिक के लिए इतना समय, बहुत ज्यादा समय देना अच्छी बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे, और थोड़ा सा मैं पहले बेसिक क्वेश्चन कुछ करा रहा हूं, उसके बाद हम हार्ड क्वेश्चन की ओर भी आएंगे। देखिए, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य अपघटन को परिभाषा उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य यहाँ पे होना चाहिए अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित समझाना है। तो चलिए एक एक करके हम समझा देते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिनको विश्वास नहीं है वो पेपर उठाकर देख लीजिए दोस्त। मैं 100% कह रहा हूं कि आप देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो वो देखिए, विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको हम जल में घोलते हैं ना तो वो आयनों में टूट जाएगा। तो जो भी आयनों में टूट जाएंगे, आयनों में आयनों में क्या होंगे, आयनों में टूट जाते हैं ना, आयनों में टूट जाते हैं तो वही हमारे क्या होंगे, वही हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये हम जान गए कि आयनों में टूटेंगे, क्योंकि प्रबल मतलब होता है मजबूत, दुर्बल मतलब होता है कमजोर। तो भैया मजबूत वाला विद्युत अपघट्य हो या कमजोर वाला विद्युत अपघट्य हो, दोनों का काम टूटना ही है। टूटेंगे तो जरूर, क्योंकि विद्युत अपघट्य का मतलब ही है टूटना। तो आयनों में टूटेंगे। अब जो मजबूत होगा वो पूरी तरीके से टूट जाएगा आयनों में, और जो कमजोर मतलब कमजोर विद्युत अपघट्य होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा, वो कम आयनों में टूटेगा, पर टूटेगा तो जरूर। तो सीधी बात यही हमने लिखा है कि वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः, देख लीजिए, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ रहे हैं ना, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो वो विद्युत अपघट्य जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, तो उसी को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब पूर्णतया आयनों में नहीं टूटते हैं। तो यही लिखा गया है, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में कम आयनित, यहाँ पे कम आयनित होना चाहिए, कम आयनित हो जाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा वो विद्युत अपघट जो जलीय विलयन में कम आयनित हो जाते हैं, मतलब कम आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो जो कम आयनों में टूटेंगे, कम आयनित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। और जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही सिंपल से आपको बताया गया है। ये तो चीजें आपको और सभी स्टूडेंटों को पता होनी ही चाहिए जी। ठीक है, तो इस बात को आप सभी को याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा एक हम यहाँ पे एक एग्जांपल हमने नहीं बताया है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल हो जाएगा NaCl, जैसे एग्जांपल हो जाएगा KCl, जैसे एग्जांपल हो जाएगा HCl। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, ये तुरंत आयनों में टूट जाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य का सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, क्या है? एसिटिक अम्ल का CH3COOH का, ये हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता है। स्क्रीन तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, अब इसको हम समझ लेते हैं। आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सभी हम जो भी प्रश्न करा रहे हैं ये सभी क्या है जी? VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका हमने परिभाषा लिखा हुआ है। एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, फिर हम आपको समझाएंगे और इसी वीडियो में आपको याद भी कराएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C हो, अभिकारकों के आणविक सांद्रण C हो, तो उस समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। ये बात हमें बताया गया। अच्छा, किनको किनको समझ में आ गया? मैं आशा करता हूं लगभग स्टूडेंटों को समझ में नहीं आए होंगे। तो नहीं आए ना, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ रहा हूं कि आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए आते हैं हम उस पर। तो परिभाषा याद कराते हैं इस वीडियो में, तो समझिएगा। थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेता हूं, जैसे A+B=C। तो ये हमने क्या ले लिया? ये हमने रासायनिक अभिक्रिया ले लिया है। ये हमने क्या लिया जी? ये हमने रासायनिक अभिक्रिया ले लिया है। ये हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इस रासायनिक अभिक्रिया में मैं आपसे पूछूं तो इधर वाला क्या होता है जी? इसे हम कहते हैं अभिकारक, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इतनी बेसिक बात आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर, किसी क्षण मतलब किसी समय पर समय जो होना चाहिए वो बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत ही छोटा, जैसे नैनो सेकेंड ऐसे। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर, किसी क्षण मतलब किसी समय पर अभिकारकों की, अभिकारक जो ये है ना, तो अभिकारकों की अगर हम मान लेते हैं अभिकारकों की सांद्रण, अभिकारकों की सांद्रण अगर C हो, अभिकारकों की सांद्रण यदि C हो, तो इस रासायनिक अभिक्रिया का, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो क्या होता है? वो सांद्रण के, वो सांद्रण के, ये जो सांद्रण है इसी के समानुपाती होता है। यही बात हमें बताया गया है। बात अब समझे हमने क्या बताया? हमने यही कहा कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर, हमने क्या बताया? किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो इस सांद्रण के ही समानुपाती होता है। बताइए इसमें कुछ है जी? कुछ भी तो नहीं है दोस्त।
बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब चल रही है तो उसमें कोई एक समय हम ले लेते हैं और वो समय जो है ना वो बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही छोटा समय होना चाहिए, जैसे सेकेंडों में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय। तो हम यही कह रहे हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया, हम क्या कह रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C हो तो इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के ही समानुपाती होता है। वही बात हमने यहां पे लिखा है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण C हो, अभिकारक ये है ना, तो अभिकारक का आणविक सांद्रण यदि C हो तो उस समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के ही समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो मैं चाहूंगा कि परिभाषा आप यहां से नहीं बल्कि यहां से समझकर याद करें। ये हम इसीलिए लिखे हैं आपको। तो एक बार मैं बोल दे रहा हूं, लास्ट टाइम आप ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर, क्या बोलेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग सांद्रण के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बता दूं तो अभिक्रिया के जो वेग है ना उसको dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती, और सांद्रण को हम C से दर्शाते हैं तो C लिख देते हैं। तो dx/dt इक्वल टू C आ गया ना। ठीक है, dx/dt/c आया है। तो इसी को थोड़ा सा अब मैं पूरा इरेज कर रहा हूं और स्पष्ट रूप से साफ साफ लिख दे रहा हूं। इसी बात को, ये जो लाइन है ना दोनों, इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, वो सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये हमें बात बताया गया। अब इसको थोड़ा सा हम आगे संकेत रूप में लिखें तो अभिक्रिया के वेग को हम dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। ये समानुपाती है, ये सांद्रण C हो गया। इसको थोड़ा और हम आगे ले चले तो dx/ ये dt हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है k, और यहाँ पे ये C है तो C लिख रही है। यहाँ पे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो सांद्रण है, यदि यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों की सांद्रण जो है यदि एक हो तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं ना कि ये एक अभिक्रिया थी, सपोज दैट A+B=C। तो यही ना, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है और ये वाला अभिकारक है, यही ना अभिकारक थे जी, ये वाला इधर वाला अभिकारक है। तो यदि अभिकारकों की जो सांद्रण है यदि वो C हो, C=1 हो, यदि यदि अभिकारकों की सांद्रण यदि 1 हो तो उस समय पे क्या होगा जी, तो यहाँ पे C=1 अगर हम मान को रखते हैं तो क्या निकलता है यहाँ पे, अगर हम देख लेते हैं तो ये निकलेगा हमारा dx/dt k/1 हो जाएगा। और 1 अगर इसमें गुणा करा देगा तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, dx/dt k आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे ये आप समझ जाइए कि dx/dt ये अभिक्रिया का वेग है। ठीक है, और ये k क्या है, यही है हमारा वेग स्थिरांक। इसी को कहते हैं जी वेग स्थिरांक, या इसी को कहते हैं नियतांक। वेग स्थिरांक कहें या वेग नियतांक कहें, ये हमारा k का वैल्यू है जी। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का परिभाषा दीजिए, समझाइए। तो परिभाषा भी हमने दे दिया, फॉर्मूला भी हमने लिख दिया। हमने क्या परिभाषा बताया, एक बार और सुन लीजिए। हमने कहा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की सांद्रण यदि C हो, अभिकारकों की सांद्रण यदि C हो तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। और जस्ट हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है तो ये हमारा अंत में एक फॉर्मूला भी आ गया है।
मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। अभी सबको हम कराएंगे जी, सभी को हम कराएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बार, ये लगभग हर बार आपके पेपर सेट में आता ही आता है। तो चलिए इसको भी हम समझेंगे आसानी से। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप पेपर उठाकर सेट, कोई भी सेट देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको भी मैं परिभाषा एक बार पढ़कर सुनाना चाहूंगा, सुन लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो हमने क्या लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक, जिसका वेग अभिकारक, यहां पे अभिकारक लिख दीजिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा गया है तो मैं इसको थोड़ा सा सुधार कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, अभिकारक ये हमारा हो गया। तो हम ये आपसे कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग होता है, जिसका जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसी को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसका जो वेग है ना, वो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, ठीक है, यही बात है जी। अब नहीं समझ में आया, मुझे 2 मिनट आप समय दीजिए, मैं आपको समझाता हूं। अच्छा सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो सपोज डेट ऐसे मान लेते हैं ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये हमारे पास, ये सपोज डेट हमने एक मान लिया कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, एग्जाम्पल से ये एक रासायनिक अभिक्रिया है R इजकल टू P, ठीक है, ये हमने मान लिया। आर क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक, ये पी क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसको रिएक्टेंट मतलब क्या है, इसको हिंदी में हम कहेंगे अभिकारक है, ये आर क्या है, ये अभिकारक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्पाद है, ठीक है। ये हमारा टोटल ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया दिया है, इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो इसका अगर हमें वेग पता करना हो, ठीक है, इसका वेग जो होगा ना, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, वेग को आर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक जो आपको दिखाई दे रहा है, तो अभिकारकों के शून्य घात के समानुपाती होता है। समझ गए, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आर क्या है, अभिकारक है, और इसको कोष्ठ में बंद करते हैं तो इसको सांद्रण कहेंगे। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है या समानुपाती होता है, ये हम कह सकते हैं। तो हम एक बार और नियम को बोल रहे हैं, इस परिभाषा को बोल रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, प्रॉमिस करते हैं ना। चलिए तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे, यही बात हमने लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा अगर हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं,
तो यहाँ पे क्या आता है, अभिक्रिया का वेग को r से दर्शाते हैं। और ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक k नियतांक आ जाएगा। और ये जान लेते हैं किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात हो ना 0 तो उसका मान होता है 1। तो ये 1 में गुणा हो जाएगा k का। तो अगर k में 1 का गुणा होगा तो यहाँ से r इक्वल टू k आ जाता है। मतलब जो अभिक्रिया का वेग होगा वो वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। क्या होता है जी, तो ये हमारा क्या है, यह अभिक्रिया का वेग है। ये अभिक्रिया का वेग है। ये क्या है, ये हमारा वेग स्थिरांक है। तो वेग स्थिरांक के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आप इसका एग्जाम्पल अगर कोई कह दे आपको लिखने के लिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, क्योंकि उदाहरण में आपको देना है। तो उदाहरण में ये एग्जाम्पल दे देंगे कि H2 प्लस Cl2 इक्वल टू, प्रकाश की उपस्थिति में हम इसको कराते हैं, S म्यू, प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो 2 मात्रा में HCl का निर्माण होता है। ये जो हमारी अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसको आपको उदाहरण दे देना है। ये टोटल आपको लिखना पड़ेगा। समझ तो रहे हैं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं आज हम पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट भी हम चलाते रहेंगे। वन शॉट वीडियो चैप्टर वाइज तो आएगा ही, बट बीच बीच में हम सभी आपके फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, किसी अभिक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अभिक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं, तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने सिंपल सा परिभाषा क्या लिखा है। पहले आप हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की आणविकता, तो क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू होने के लिए एक साथ कितने अणु या आयन टकराते हैं, ठीक है, इसकी संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए एक साथ जितने, यहाँ पे कितने नहीं होगा, जितने जितने अणु या आयन आपस में टकराते हैं, जितने यहाँ पे जितने होगा, जितने अणु या आयन आपस में टकराते हैं, जितने, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। हमने क्या बताया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए जितने अणु या आयन आपस में टकराएंगे ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया को, उसकी संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। सपोज डेट ये मान लेते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया है, हम यही कह रहे हैं कि ये थोड़ा बात को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जितने अणु या आयन, जितने अणु या हम कह सकते हैं जितने अणु या जितने आयन क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उनकी संख्या को ही, जितने अणु या आयन आपस में टकराएंगे उनकी जो संख्या होगी, उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उनकी संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो परिभाषा आप नहीं बोल देंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट कराने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए जितने अणु या आयन आपस में टकराते हैं तो उनकी संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से परिभाषा अभिक्रिया की आणविकता का समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही इतना आप कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप इसका दूसरा एक एग्जाम्पल, दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हैं। अच्छा, मैं समझता हूं ना, ये परिभाषा बहुत ही इजी है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट कराने के लिए जितने अणु या आयन
आपस में टकराएंगे उनकी संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगर ये ना समझ में आए तो आप ये भी परिभाषा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ जितने अणु भाग लेंगे उनकी संख्या को ही हम आणविकता कहेंगे। तो सिंपल सा ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल से थोड़ा सा आपको समझा दूं, एग्जांपल में आपको यहाँ पे समझा दूं उदाहरण देकर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं द्विअणुक अभिक्रिया का। द्विअणुक अभिक्रिया का हम एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है जैसे कि NO प्लस O3। ठीक है, ओजोन हमने ले लिया। यहाँ पे क्या बनता है NO2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर चला जाएगा तो अब बचा ये 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने एक एग्जांपल लिख दिया है अभिक्रिया की आणविकता का। यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया तो NO2 बन जाएगा, और यहाँ पे अब O2 बचा तो O2 यहाँ पे हमारा बन गया है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट कराने के लिए जितने अणु आपस में टकराएंगे ना उनकी संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। या किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ भाग लेने वाले जितने अणुओं की संख्या होगी उसकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल, इसमें कुछ कहना नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है लेंथेनॉइड। अगला हमारा आता है लेंथेनॉइड आकुंचन। अब लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है इसको पूरी डिटेल में हम समझेंगे जी। मैं ये कहूंगा ना पेपर सेट उठाकर देख लीजिएगा, ये आपसे हर बार पूछा जाता है लेंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, या आकुंचन नहीं कहेगा ना तो संकुचन कह देगा कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। समझ लेते हैं, समझेंगे जी। तो क्या लिखा गया है, हमने लिखा है पहली बात तो परिभाषा में पूरी पढ़ देता हूं। तो यहाँ पे हमने लिखा है लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं लेंथेनाइड आकुंचन, फिर इसका इफेक्ट है उसको भी हम वर्णन करेंगे, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली बात लेंथेनाइड आकुंचन, सॉरी, लेंथेनाइड आकुंचन के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, एक बार मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूं, सुन लेंगे फिर आपको चलिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी सर्दी आ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं जी, कि एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। तो हमने लिखा है लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, ये आप याद रखेंगे, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। फिर लिखा गया है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होने लगता है। इसी आकार के लगातार इसी आकार में लगातार कमी को ही हम लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं क्या बात है। हम जब ना एक पढ़िएगा आवर्त सारणी, हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको जब आप लीजिएगा तो उसमें देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आवर्त बांटे हुए होंगे, इस तरीके से होंगे। ठीक है, आवर्त सारणी में आप नीचे देखिएगा दो आपको इस तरीके से श्रेणियां आपको मिलेंगी इस तरीके से। ठीक है,
तो इन्हें नीचे जो दो श्रेणियां होती हैं, इसमें से इन्हीं दोनों श्रेणियों को हम एफ ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक में ये ऊपर वाला जो होता है ना, इसको हम लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है इसको एक्टेनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं लेंथेनॉइड श्रेणी में। तो लेंथेनॉइड श्रेणी मतलब आप याद रखेंगे इन श्रेणियों की बात हो रहा है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो हम ये कह रहे हैं कि लेंथेनॉइड श्रेणी में अगर आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसी वाले लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूं, तो सपोज डेट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अब 14 तत्व इसमें होते हैं जी। कितने तत्व होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे इस तरीके से 14 तत्व होते हैं। चलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कम अधिक हो सकता है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, कम अधिक हो सकते हैं, बस इतना आप समझिए। ये लेंथेनॉइड हमारा श्रेणी है। ये क्या है जी, लेंथेनॉइड। ये हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, लेंथेनॉइड श्रेणी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड श्रेणी में हम कह रहे हैं कि ये हमारा बायां साइड है और ये हमारा क्या है, दायां साइड है, दाएं साइड है। तो हम ये कह रहे हैं कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से अगर दाएं की ओर जाएंगे ना, तो सबसे पहली बात क्या होगा, सबसे पहला आपका कार्य ये होगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। पहली बात तो ये होगा। जैसे लेंथेनॉइड के बाद जैसे परमाणु क्रमांक कैसे बढ़ेगा, तो परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में ही इस तरीके से बढ़ते हैं। पहले मान लेते हैं ऐसे कि 71 यहाँ पे आया, तो फिर 72 वाला, फिर 73, 74, 75, 76, 77, इस तरीके से भरे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात कि अगर आप बाएं से दाएं की ओर लेंथेनाइड श्रेणी में बढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। परमाणु क्रमांक क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अब कोई भी परमाणु में ये सपोर्टेड, ध्यान से आप बाबू बात को समझिएगा, बहुत डीप में बता रहे हैं। ये हमारे पास नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये हमारे पास वृत्ताकार कक्षाएं हैं। अब ये बात जान लीजिए कि जितना आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ेगी ना, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ेगी, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस परमाणु में बढ़ती है, उतना ही एक चीज बढ़ता है, ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक फोर्स लगता है, एक बल बढ़ रहा है। अब उस बल का नाम है नाभिकीय आकर्षण बल। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है तो इसी कारण नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है, इसका मान भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी ना, उतना ही नाभिकीय आकर्षण बल का मान भी बढ़ने लगेगा। और जब नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ने का मतलब है कि ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा। तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को जितना अपनी ओर खींचेगा, तो जब खींचेगा तो ये कक्षाएं भी पास पास में आएंगी, तो ये सिकुड़ने लगेगा कि नहीं। और सिकुड़ने का मतलब क्या है कि परमाणु का जो आकार है वो अब छोटा होने लगेगा। जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे उतना ही परमाणु का आकार जो होगा वो छोटा होने लगेगा। क्यों, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ रहा है। तो जब परमाणु का आकार में लगातार कमी आने लगती है, परमाणु का आकार है उसमें लगातार जो कमी आने लगती है ना, तो उसी कमी को ही हम लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। बात आप समझे। तो क्या आप बोलेंगे परिभाषा, परिभाषा आप यही बोलेंगे कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु में नाभिकीय आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु का आकार होता है, आकार लगातार घटने लगता है। और इसी को लगातार परमाणु के आकार में लगातार कमी आना ही लेंथेनाइड आकुंचन कहलाता है।
तो यही तो बात हमने लिखा है, एक बार मैं पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे याद हो जाएगा। क्या हमने लिखा है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। यहां तक सुन लीजिए। तो हमने यही बताया, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, फिर लिखा गया है कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि कक्षाएं, जो ये कक्षाएं हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु जो दिखाई दे रहा है, इसका नाभिकीय आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होने लगता है, जिसके कारण परमाणु का जो आकार है वो क्या होने लगता है, वो देखिए परमाणु के आकार में कमी आने लगता है, मतलब छोटा होने लगता है। ठीक है, तो लगातार कमी को ही हम लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए हैं ना कि परमाणु के आकार में जब लगातार कमी होगा तो उसी को हम लेंथेनाइड आकुंचन कहेंगे। सिंपल सी बात है जी। मैं आशा करता हूं इतना हमने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हमारा आता है कि लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। मतलब ये कहा जा रहा है कि लेंथेनाइड आकुंचन जब होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है जी श्रेणी में, या परमाणुओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमने क्या जाना कि लेंथेनाइड आकुंचन जब भी होगा तब क्या होगा, परमाणुओं के आकार में लगातार कमी होगा। तो यही बात हम लिखेंगे विवेचना में, लेंथेनाइड आकुंचन का प्रभाव, हेडिंग डालेंगे। अब पहला हेडिंग होगा परमाणुओं का या आयनों के आकार में कमी, परमाणुओं के या आयनों के आकार में जब कमी, यही होता है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि लेंथेनॉइड श्रेणी, मतलब लेंथेनॉइड कहें या लेंथेनॉइड श्रेणी कह दीजिए। तो लेंथेनॉइड में बाएं से दाएं जाने पर जो Ln3+ है, लेंथेनम 3+ है आयन, इसके आकार में लगातार घटता है। इसका जो परमाणु का आकार है या आयन का आकार है वो घटता है। इसी को हम अच्छे से लिखना चाहें तो ये भी हम लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं कि लेंथेनॉइड श्रेणी में, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु और आयनों का आकार लगातार घटता है। सीधी बात है, बस इतना ही तो लिखना है, इतना लिख देंगे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसको हमने आपको यहाँ पे जो भी ये कुछ बनाया है ना, इसको लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। केवल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में जो टाइपिंग करके दिया गया है, यही आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ये हम क्यों आपको इसे लिखकर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है, जो टॉपर नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, वो कम से कम इसको देखकर, वो वीडियो को देखकर अपना फ्री में स्टडी तो कर पा रहे हैं, प्लस अपना नोट्स भी बना ले। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंटों का ये प्रश्न आ रहे थे कि सर हमें चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिसको हमें पढ़ना है। सर केमिस्ट्री के चैप्टर 7 है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दीजिए। सर हमें पूरी केमिस्ट्री की किताब के हमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दीजिए। सर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा तैयार करना है ये बता दीजिए। फिजिक्स में कौन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बता दीजिए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि PYQ बता दीजिए, पेपर में बार बार आने वाले प्रश्न को बता दीजिए। ऐसे हजारों क्वेश्चन आपके आ रहे थे। तो उस क्वेश्चन को हमने सोचा कि इस परेशानी को कैसे हम दूर करें। तो उसको परेशानी को दूर करने के लिए हमने आप सभी के लिए टॉपर नोट्स तैयार किए हैं। ये टॉपर नोट्स मैं कहूंगा हर क्लास 12th के स्टूडेंट को लेना है। क्यों लेना है जी? क्योंकि इसमें हम आपको टॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टॉपर नोट्स में हम हर वो क्वेश्चन को आपको दिए हैं, हर वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। वो भी आपको हम चैप्टर वाइज आपको दे रहे हैं कि पहले चैप्टर में कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, दूसरे चैप्टर में कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, कौन इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब हम आपको इसमें दे रहे हैं। ये टॉपर नोट्स मैं आपको पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री का ये टॉपर नोट्स मात्र 199 में आपको दिया जा रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ हिंदी की टॉपर नोट्स लेते हैं तो इसमें आपको 50 का डिस्काउंट मिलेगा। ओनली आपको जो 300 का नोट्स है वो आपको यहाँ पे 249 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे।
तो इसको भूल कर भी मिस नहीं करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं कि ये टॉपर नोट्स आप लीजिए और इसको जितना जल्द हो सके इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए जी। अगर आपका सपना है सच में 85 to 95% स्कोर करना, तो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप पीछे वीडियो को ले जाकर देख सकते हैं, जो पिक में नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तुरंत आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, वहां पे आपको स्कैनर देंगे, तुरंत आप उस पर पेमेंट करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, वही स्टूडेंट जेन्युइन मैसेज करें जिनको वास्तव में लेना हो। इधर उधर की बातें करने का ना हमारे पास टाइम है और ना ही मैं चाहता हूं कि आपका टाइम व्यस्त हो, बेकार हो। ठीक है, तो जो लेना है वही मैसेज करें। अब मैं कहूंगा सभी स्टूडेंटों को लेना चाहिए, हो सके तो अपने माता पिता से भी पूछ लीजिएगा कि जो भी आपके माता पिता उनसे पूछिएगा कि क्या मैं अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, क्या मैं पेपर में एक अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए टॉपर नोट्स दिया जा रहा है उसको हम ले लें। आपको अगर इतना है तो आप पूछ भी सकते हैं, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कोई माता पिता मना नहीं करेंगे अगर आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा बेटा या हमारा लड़का या लड़की अगर अच्छे से इस नोट्स को पढ़ के टॉपर बन सकते हैं तो इसलिए मैं कहूंगा आप पूछ भी सकते हैं अगर आपको ज्यादा वो हो तो, और नहीं तो मैं कहूंगा भैया मैसेज करके तुरंत नोट्स को ले लीजिएगा। अगला हमारा जो 7th नंबर क्वेश्चन आता है, संक्रमण धातुओं की 4 विशेषताएं लिखिए। मैं कह रहा हूं ना, ये संक्रमण जो धातु है इसको कह देता है ना, संक्रमण तत्व भी कहता है। ठीक है ना, क्या कहता है जी, संक्रमण तत्व भी कहता है। तो संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं बताइए, या कभी कभी कह देता है डी ब्लॉक की 4 विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं। तो लिख लीजिए, संक्रमण धातु की विशेषताएं। अब इसकी विशेषता कहें या गुण कहें, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात है ना कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्या बनाते हैं जी, संक्रमण जो धातुएं होती हैं वो रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, ये इनका पहला गुण है। ठीक है, दूसरा दूसरा इनका गुण क्या है जी, दूसरा इनका गुण है कि संक्रमण धातुएं कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं में योग बनाते हैं। ठीक है, मतलब संक्रमण जो धातुएं होती है ना, संक्रमण धातुओं की कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं में योग बनाते हैं जी, बनते हैं, योग बनते हैं इसका। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि संक्रमण धातुओं में कई ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ओ सॉरी क्या ही बोल भी रहे थे, योग बोल रहे थे क्या उस टाइम से, यौगिक है यौगिक। ओह ओह, क्या ही, मैं भी कभी कभी पूरा इसी पर निर्भर हो जाता हूँ जिसकी वजह से दिक्कत हो जाता है। ध्यान नहीं दिया, ये यौगिक होना चाहिए यहाँ पे, यौगिक। ये बात आप याद रखेंगे। क्या हमने बताया जी, हमने यही बताया आपको कि संक्रमण जो धातुएं होती हैं वो कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या बनाती हैं, यौगिक बनाती हैं, कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यौगिकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला तीसरा इसका गुण याद रखेंगे कि ये अच्छा उत्प्रेरक का काम करते हैं, ये अच्छा उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जी, ये अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। अगली बात याद रखेंगे कि संक्रमण धातुएं चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, मतलब संक्रमण जो धातुएं होती हैं उसमें चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। ठीक है ना, चुंबकीय गुण भी पाया जाता है संक्रमण धातुओं में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और ये अच्छा खासा नंबर में पूछ लिया जाता है, 4 नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाता है जी, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। चलिए जी, अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है कि संक्रमण तत्व, अगला हमारा आता है संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया संक्रमण तत्व कहे या डी ब्लॉक का तत्व कहे, दोनों बात एक ही है। तो आप क्या बोलेंगे संक्रमण तत्वों का परिभाषा, तो आप बोलेंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आवर्त सारणी है, थोड़ा सा मैं आपको फिगर बनाकर समझा दे रहा हूं। ठीक है,
क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। कुछ इस टाइप का हमारा आवर्त सारणी होता है। ये बनाकर मैं इसलिए समझा रहा हूं, वैसे तो आप आधुनिक आवर्त सारणी एक बार देख लेंगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में ऐसे रहे। ठीक है, ये लाइनें कम अधिक हो सकती हैं, बस मैं आपको याद दिलाने के लिए ऐसा ये कर रहा हूं। सॉरी। ठीक है, ये लाइनें कम अधिक हो सकती हैं। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, इसी टाइप से कुछ होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट और सेकंड जो दिखाई दे रहा है इसको हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये दो श्रेणियों को, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे जो हमारा वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड जो दिखाई दे रहा है इसको हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर ये हमारा जो दिखाई दे रहा है इसको हम पी ब्लॉक, सॉरी, हाँ जी, इसको हम पी ब्लॉक, इसको हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, इसको पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा यहां से ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा याद रखेंगे, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 3 हमारा वर्ग है और ये हमारा 12 वर्ग है। तो ये हमारा वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के ये जितने भी इसमें तत्व होंगे ना, ये जितने भी इसमें तत्व होंगे, ये सभी तत्व क्या होंगे, ये सभी तत्व हमारे डी ब्लॉक के, लगभग सभी तत्व ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और नीचे ये जो दो श्रेणियां होती हैं, ये नीचे दो श्रेणियां जो होती हैं, इन दोनों श्रेणियों में जो तत्व भरे जाते हैं ये सभी हमारे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो हमें क्या बात बताया गया कि जो हमारा ये आवर्त सारणी है उसमें वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए ना, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब अंतिम कक्षा से पहली वाली जो कक्षा है उसके डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। किन्हें, जो डी ब्लॉक का तत्व है ना, इसी को हम संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक तत्वों के बीच में स्थित होता है। मतलब डी ब्लॉक तत्वों को इसलिए संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अक्सर स्टूडेंटों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना जो हमने बताया कि n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है ये नहीं समझ में आता है, तो मैं थोड़ा इसको समझा दे रहा हूं। थोड़ा बहुत ही समझाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सब आप क्लास 11th में बेसिक आपको पढ़कर आना चाहिए था और मैं आशा करता हूँ आए भी होंगे। ये हमारा परमाणु है और परमाणु का ये नाभिक है और नाभिक की ये चारों ओर की ये हमारी क्या है, ये हमारी वृत्ताकार कक्षाएं हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे नाभिक के चारों ओर की ये हमारी वृत्ताकार कक्षाएं हैं। अब मैं आपसे कह दे रहा हूं कि ये हमारा पूरा परमाणु है। परमाणु का अंतिम कक्षा कौन है जी, ये हमारा अंतिम कक्षा है। तो अंतिम कक्षा को हम मान लेते हैं, अंतिम कक्षा को हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, अब अंतिम कक्षा से पहली वाला कक्षा को कैसे दर्शाएंगे, तो हम इसको दर्शाएंगे किससे जी, n-1 से। ऐसे ही ना दर्शाएंगे जी, बिल्कुल। कैसे कैसे पता चला, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लेते हैं ये अंतिम जो हमारी ये कक्षा है ये मान लेते हैं 5 है, तो ये हमारी चौथी कक्षा हो गई, तो ये चौथी कक्षा होगी। कैसे हमें पता चला ये चौथी कक्षा होगी, तो हमने क्या किया, ये अंतिम वाली जो कक्षा है 5 में से हमने क्या कर दिया, हमने 5 वाले में से एक को घटा दिया। 5 में से एक को घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। तो इसी तरीके से अंतिम कक्षा n है, तो इससे पहली वाली कक्षा क्या होगी, n-1 होगा। तो आप समझ गए ना, तो यही बात हम कह रहे हैं।
तो हम यही कह रहे थे कि इसका जो डी ब्लॉक तत्व है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो n-1 इंटू डी, मतलब अंतिम कक्षा से जो पहली वाली कक्षा है ना, इसके इसके डी ब्लॉक में, इसके डी कक्षा में, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। समझ के ये बात हम कह रहे हैं कि अंतिम कक्षा से जो पहली वाला कक्षा है, इसके डी कक्षा में, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। मैं ये भी कह दूं, इसको या इसको बनाने की कोई भी आवश्यकता जरूरत नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अगला हमारा आता है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये हमें कारण बताना है। संक्रमण तत्व यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल करके लिखा हुआ है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं जी? क्योंकि इनमें डी कक्षा में अपूर्ण डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये बताया कि डी जो कक्षा है ना, उसमें डी ऑर्बिटल जो होते हैं अपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तब जब प्रकाश इन यौगिकों पर पड़ता है, जब डी ऑर्बिटल ना डी कक्षा पूरी तरीके से भरे हुए नहीं होंगे, तब इन यौगिकों पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, तब डी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर कूदते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में कुछ रंग अवशोषित हो जाते हैं और बाकी क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाते हैं। इसीलिए यौगिक क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से समझा दे रहा हूँ सिंपल करके। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि संक्रमण जो तत्व होते हैं रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसलिए करते हैं ना, क्योंकि जो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व जो होंगे ना, डी ब्लॉक जितने भी डी ब्लॉक तत्व होंगे, उनका जो ऑर्बिटल होगा उनका जो डी ब्लॉक तत्व होंगे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, डी ऑर्बिटल जो होंगे ना, ठीक है, संक्रमण तत्व, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं सोडियम का, तो सोडियम का कौन सा होगा जी? तो सोडियम मैंने एक आ रहा, तो 1s2 2s2 2p6 3s, सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का हम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अच्छा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 10 वाले में जाना पड़ेगा हमें। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व का सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा जैसे संक्रमण तत्व का सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कॉपर 30 होता है ना, जिंक 29, कॉपर 30। तो 30 का अगर हम देखें तो 1s2, थोड़ा सा मैं अपना गणना कर रहा हूं, अभी हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, अभी हम समझा देते हैं आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 10 10 20 10 30। ठीक है, हाँ जी, देखिए मैं आपको एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, होता यह है ना, ठीक है, कि संक्रमण जो तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके जो डी कक्षा होता है वो अपूर्ण होता है। डी कक्षा जो होता है वो अपूर्ण होता है, डी कक्षा जो होता है वो खाली होता है। कैसे खाली होता है मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे Cu2+ है, ये Cu2+ रंगीन यौगिक बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन अगर हम तोड़ते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 अब क्या हो जाएगा 3d
अब 3D में कितना बचा तो देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर का कितना होता है, कॉपर का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक 30 होता है और Cu2+ है, प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो अब इसके पास ओनली 28 ही ना बचे जी, 28 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो देख लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। बचे क्या, 28 में से 20 भर गए, तो बचे कितने, 8 बचे हुए, 8 ही ना बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो डी कक्षा है देख लीजिए, जो हमारा संक्रमण जो तत्व है इसका जो डी कक्षा है, अब डी कक्षा, ये डी कक्षा को मैं बना रहा हूं। डी कक्षा में हम क्या जानते हैं जी, कि डी कक्षा जो होता है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी कक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से भरेंगे, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां। अब देखिए ये, अब 8 गो इलेक्ट्रॉन तो भर गए, अब इन दोनों में तो खाली बच गया ना, इन दोनों में तो खाली इलेक्ट्रॉन बच गए, अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो डी कक्षा होता है ना, वो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट 8 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो डी कक्षा है वो अपूर्ण है, खाली है। ठीक है, और जब अपूर्ण होता है, खाली होता है, तो इस पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है ना, जब इस पर सूर्य की किरणें इस वाले तत्व पर जब इस वाले यौगिक पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने लगते हैं। तो जब डी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो जाने लगेंगे या किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने लगेंगे। तो जब लेते हैं या देते हैं, तो इसमें कुछ प्रकाश अवशोषित भी होता है और कुछ उत्सर्जित भी हो जाता है, निकल जाता है। तो इसी परिवर्तन के कारण जो यौगिक होते हैं रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक एग्जांपल सबसे अच्छा लिख लीजिएगा। कौन सा यौगिक है जी, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे CuSO4। CuSO4 जो होता है वो नीले रंग का यौगिक का निर्माण करता है, वो नीला यौगिक का निर्माण करता है जी। CuSO4 है, वो नीला यौगिक बनाता है, नीला यौगिक। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको, अगर मैं कहूं कि इतना बड़ा कोई स्टूडेंट है जिनको इतना बड़ा वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो हमसे कहें कि सर हमें इतना बड़ा नहीं, हमें थोड़ा सा छोटा में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये मात्र 2 नंबर में पूछा जाता है, ओनली 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में इतना भी लिख सकते हैं, और ये तो पूरा एक्सप्लेन हमने करके लिखा है। आप चाहे ना तो इसको 2 लाइन 1 लाइन में भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल नंबर पूरा ही मिलेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं शॉर्ट में या छोटा में बात करूं, तो मैं नीचे लिख दूं शॉर्ट में, तो चलिए मैं छोटा करके एक शॉर्ट में यहां पे लिख दे रहा हूं। चलिए, एक परिभाषा मैं इस कॉलम में लिख दे रहा हूं। तो अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें, शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें, तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, अपूर्ण डी कक्षक के कारण, क्योंकि अपूर्ण डी कक्षकों के कारण संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि अपूर्ण डी कक्षक के कारण क्या होता है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। सीधी बात आप ये लिख दीजिएगा। अगर थोड़ा सा, अगर आपको इतना छोटा लग रहा है, तो देखिए इसको आप बनाकर आपको लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे बाबू, तो आप लिखेंगे जैसे क्वेश्चन कहा, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, क्यों, तो हम ये लिखेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर क्या लिखेंगे, कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है।
क्योंकि अब इतने के बाद इतना आप पूरा लाइन ये लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप क्या करेंगे बाबू, आपको यहां से लेकर, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये पूरा आप लाइन यहां से लेकर यहां तक आप लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि अपूर्ण डी कक्षकों के कारण, ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है क्योंकि क्योंकि संक्रमण तत्वों में अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं। या आप ऐसे भी सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपूर्ण डी कक्षकों के कारण संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। कैसे लिख देंगे ना, मतलब नंबर मिलेंगे फूल जी। पूरी तरीके से संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक इसीलिए बनाता है क्योंकि उसमें डी कक्षक खाली होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ले लिए ना स्क्रीनशॉट। मैं चाहता हूं ना, मैं देखिए होता ये है कि मैं चाहता तो आपको पूरा वही बताकर छोड़ देता, बट मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंटों को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी उनको लेंदी लगने लगता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती। तो उसके लिए मैं चाहता हूं ना कि आपको शॉर्ट में भी बता दें कि कोई क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, आपको उसको याद करें। भले ही आप छोटा ही याद करें पर याद करें। कहते हैं ना जब पेपर आएगा तो देखिएगा, मैं भी कहूंगा हर एक टीचर आपसे कहेंगे ना कि कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तब ये छोड़ना नहीं है तो आखिर हमें नहीं आएगा तो हम लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे जी? कुछ ना कुछ पता होगा तभी तो लिखेंगे। अब गाना तो लिखेंगे नहीं, अब इधर उधर की नौटंकी तो लिखेंगे नहीं। अब लिखेंगे तो हमें मिलेगा क्या? इतना बड़ा जीरो मिल जाएगा। और एक हमारा जो क्या है, जो हमारा एक चरित्र है उस पर दिख जाएगा कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो इससे और भी जो क्वेश्चन सही होंगे उसका भी उत्तर हो सकता है वो गलत कर दे, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा बहुत ही सही पर ध्यानिए, उसको याद कीजिए। बड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो छोटा ही याद कीजिए, बट याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा जो आता है कि अंत संक्रमण तत्व क्या है, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब अंत संक्रमण तत्व को हम एफ ब्लॉक तत्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एफ ब्लॉक तत्व आप समझ गए ना, अंत संक्रमण तत्व के हैं, अंत संक्रमण तत्व के हैं, या आप कह दीजिएगा एफ ब्लॉक तत्व। यहां पे देख लीजिए ये कलर फिर से गलत किया गया है, यहां पे होना चाहिए एफ ब्लॉक, या आप क्या कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पे, या आप कह सकते हैं एफ, यहाँ पे कह सकते हैं एफ ब्लॉक तत्व। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अंत संक्रमण तत्व को हम एफ ब्लॉक तत्व के नाम से भी जानते हैं। अब एफ ब्लॉक तत्व आप समझे है ना, अभी हमने पीछे आपको बताया है यहाँ पे कि ये नीचे वाला जो आवर्त सारणी में नीचे वाला दो श्रेणी है इसी को एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो इसका अब हमें बताना है जी। तो अंत संक्रमण तत्व क्या बोलेंगे, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अंत संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। क्या हमने बताया, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उसे ही हम एफ ब्लॉक का तत्व या अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। अब याद रखेंगे जो एफ ब्लॉक का तत्व होता है इसमें दो श्रेणियां पाई जाती हैं। एफ ब्लॉक तत्व में क्या पाई जाती हैं, दो श्रेणियां, इस तरीके से दो श्रेणियां नीचे साइड में पाई जाती हैं। इस टाइप से नीचे साइड में आपको पता होगा कि दो श्रेणियां इस टाइप से पाई जाती हैं एफ ब्लॉक तत्वों में पाई जाती है ना जी, ठीक है। और 14 तत्व, इन सभी में 14 तत्व इसमें भी होंगे, इस वाले में भी, इसमें भी 14 तत्व। तो एक को हम लेंथेनॉइड कहते हैं, एक को एक्टेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो एक हमारा क्या होता है, तो यही हम लिखे हैं कि इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सा, तो एक हमारा लेंथेनॉइड श्रेणी और दूसरा होता है हमारा एक्टेनॉइड श्रेणी, ठीक है। अब लेंथेनॉइड श्रेणी को याद रखेंगे हम कि लेंथेनॉइड श्रेणी को 4F श्रेणी के नाम से भी, 4F श्रेणी के नाम से भी हम इनको क्या करते हैं जी, जानते हैं। क्या किस नाम से, तो 4F श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब एक्टेनॉइड जो श्रेणी है इसको हम 5F 5F श्रेणी 5F श्रेणी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन आपको कर देना है, ठीक है। अब आता है कि इनका इनका थोड़ा सा आपको क्या करना है कि लेंथेनॉइड श्रेणियों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एक्टिनॉइड श्रेणियों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा जी? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला एक हमारा हो जाएगा, पहला हम इसको देख लेते हैं, तो हम लिखते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी। और दूसरा हम लिख देते हैं एक्टेनॉइड श्रेणी। ठीक है। अब लेंथेनॉइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ये आप याद रखेंगे, लेंथेनॉइड श्रेणी में अगर हम मान लेते हैं कि लेंथेनॉइड श्रेणी का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना, जैसे लेंथेनम का मान लेते हैं, हम लेंथेनम का निकाल रहे हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड श्रेणी में मान लेते हैं सपोज है कि लेंथेनम लेंथेनम का निकाल रहे हैं, मान लेते हैं सपोज डेट, ऐसे लेंथेनॉइड श्रेणी नहीं लिखते हैं, मान लेते हैं ऐसे कि हम एलएन का, हम क्या निकाल रहे हैं, एलएन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। लेंथेनॉइड जो तत्व है, ठीक है, इस श्रेणी में लेंथेनॉइड तत्व से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो होगा एक्टिनॉइड तत्व होगा, तो इसी से स्टार्ट होंगे। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे जी? तो लेंथेनॉइड तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? तो एक्स ई, जो एक्स ई होता है इसका 4F1 से लेकर यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद 5D में ये 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और फिर यहाँ पे 6S2 ये हमारे भरते हैं। अगर एक्टिनॉइड श्रेणी की अगर बात करें एसी वाले में, तो इसमें आपको याद रखना है कि आर एन शॉर्ट में करने के लिए हमने आर एन लिख दिया। आर एन के बाद हम क्या भरते हैं, तो यहाँ पे 5F0 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 6D से लेकर 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे 7S2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये आप लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आप याद कर लीजिएगा, सीधी बात मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे कि ये सर कैसे आया, तो वो आपको उसको जानने के लिए बहुत बेसिक लेवल से आपको जाकर सीखनी पड़ेंगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये भी बात कह दे रहा हूं कि जो वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे पूरा विश्वास है कि 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये सब पूरी बेसिक चीजें नहीं पता। तो जब बेसिक चीजें नहीं पता तो ये समझाएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। और 10% जो स्टूडेंट है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए, जो लेंथेनम है ना, लेंथेनम, इसको परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा है, तो उसको छोटा करने के लिए पहले हमने एक बड़ा परमाणु क्रमांक के लिए बड़ा परमाणु क्रमांक का तत्व हमने लिख दिया, उसके आगे के हमने जो जो तत्व इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उसका संकेत रूप में हमने लिख दिया है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि जो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, मैं सीधी बात कहूंगा, इसको आप तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। जब भी लेंथेनॉइड जो श्रेणी, या हम ये कह देता है अंतः संक्रमण तत्व, तो ये आप पूरा याद कर रहिएगा, लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए ना? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला जो हमारा 11th नंबर क्वेश्चन आता है, ये क्या आता है जी, कि उप सहसंयोजक यौगिक। अगला हमारा आता है कि उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारा जब चैप्टर आप 5 पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है, उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर का ही नाम है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको ये हम पूरा एक्सप्लेन आपको करेंगे। तो सॉरी, उप सहसंयोजक संख्या यहाँ पे हमसे पूछा गया है। चैप्टर का नाम जब उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर का नाम है, उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया उप सहसंयोजक संख्या, इतना हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या हमने लिखा है कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उनकी संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो कोई भी उप सहसंयोजक यौगिक है, उसमें उपस्थित जो लिगेंड होंगे,
वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना उपसंयोजक बंध बनाएंगे उनकी संख्या को ही उपसंयोजक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जिनको कुछ समझ में नहीं आया मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी, पूरी चीजें, बशर्ते आप 5 मिनट हमें दीजिए। अच्छा, एक हम एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, उपसंयोजक यौगिक का। तो उपसंयोजक यौगिक का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं K4FeCN का होल 6। ये हमने एक उपसंयोजक यौगिक ले लिया। अब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी नहीं मुख्य बातें मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो हमारा Fe दिखाई दे रहा है, ये Fe, ये इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम लिगेंड कहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, जो Fe है ये केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है जी, जो Fe है, Fe क्या है, तो Fe हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये जो हमारा Cn जो 6 दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, लिगेंड है। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपको याद रहेगा ना। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित, अब अगर हम इसकी थोड़ा संरचना बना दे रहे हैं तो आपको समझाते हैं। तो इसकी संरचना कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इसकी संरचना बन जाएगा 4K+, और ये हमारा Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु। और कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 6 लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से 6 लिगेंड हम दर्शा देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 6 लिगेंड इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे हमने दर्शा दिया। और ये 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4K+, और यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बात बता रहे हैं, यहाँ पे हम ये बात बता रहे हैं कि अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगा। ये हमारा क्या है जी, केंद्रीय धातु परमाणु है। ये हमारा क्या है, ये सभी हमारे लिगेंड है। तो हमने यही बताया ना, ये हमारा टोटल हम किसको क्या कहेंगे, उपसंयोजक यौगिक कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं, ये जो ये लकीर दिखाई दे रहा है, ये सब बंध है। और ये कौन सा बंध है, तो इसको हम कहते हैं उपसंयोजक, इसको हम कहते हैं उपसंयोजक बंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, उपसंयोजक बंध कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए, याद आपको हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में, क्या बोले, किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच जितने उपसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है, उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक संख्या कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। हमने ये बताया कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड, उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना उपसंयोजक बंध बनाता है, जितना उपसंयोजक बंध बनाता है, उनकी संख्या, उनकी संख्या जो है, उनकी संख्या को ही हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। समझ गए, जैसे यहाँ पे कितनी संख्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बन रहा है ना, तो इसका मतलब 6 उपसंयोजक संख्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यही तो हमने लिखा है कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना उपसंयोजक बंध बनाता है, जितना उपसंयोजक बंध बनाएगा, उनकी संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये हटा देता हूं मैं, बस ये आप लिखने के बाद ये साइड में आप ये फिगर भी बना लेंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज हमने क्या देखा, 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है।
आगे हम और भी क्वेश्चन आपके पूरे केमिस्ट्री की किताब के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट नियम भी होंगे, सिद्धांत भी होंगे, अदर लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, रिएक्शन बचे हुए हैं। तो एक एक करके ना हम वीडियो ऐसे भी लाते चलेंगे कि पूरी आपकी किताब के हम एक वीडियो लाए हैं, पूरी इंपॉर्टेंट किताब के हमने 11 करा दिए। फिर एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम हो सकता है 15 या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम कराते हुए आपको चलेंगे। अदरवाइज मैं आपसे 2-3 बातें हैं आवश्यक कह दूं। सबसे पहली बात कि आप जो वन शॉट वीडियो है ना, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, सभी पीवाईक्यू को करा रहे हैं, उन सभी को आप जरूर पढ़ाई कर लीजिए। अभी तक 3 चैप्टरों का हमने क्या पढ़ा दिया है, हमने आपके 2 चैप्टरों का हमने केमिस्ट्री में वन शॉट करा दिया है। अब फिजिक्स में हमने 4 चैप्टरों का वन शॉट करा दिया है। तो अभी नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंटों को चाहिए कि सर हमें पता चल सके कि कौन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि इस टॉपर नोट्स को आप प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना है। तो अभी तक जिन्होंने मैसेज नहीं किए हैं इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। ओनली 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का मैं कहूंगा लेते हैं तो आपको 249 में तीनों मिल जाएंगे। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर में मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, आज के इतना ही रहने देते हैं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को लाने वाले हैं फिजिक्स का भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।